नमस्ते। आज का जो विषय है वो हमारा समय हमारी कविता। ये विषय हमको मुक्तिपथ के साथियों ने दिया है बातचीत करने के लिए। इसके पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं इस पूरे आयोजन में सुरेंद्र जी सलाम। इस पूरे आयोजन में 3 मेरे दोस्त कवि आ चुके हैं बातचीत रखने। वीरू सोनकर, अनुपम सिंह और अदनान कफील दरवेश। तो दोस्तों ने जो राह दिखाई है उसी राह पर चलता हूँ। वो राह यूं थी कि थोड़े समय अपने वक्त पर बातचीत, अपने वक्त और अपनी कविता पर, और उसके बाद कुछ कविता पाठ। सो देखिए, पीढ़ियों के बंटवारे में मैं नहीं जाता, जाना भी नहीं चाहिए, और पीढ़ियां ऐसे कविता की दुनिया में बांटी भी नहीं जा सकती। लेकिन जो हमारे वक्त की एक बड़ी हलचल थी, बड़ी हलचल है, उन हलचलों का उन हलचलों को थोड़ा समझना, उन हलचलों पर थोड़ी बहुत बातचीत करना, और उनके जरिए अपने दौर की, इस दौर की कविता पर थोड़ी कविता को समझना, इस दौर की कविता को थोड़ा जानने की कोशिश करना, ये एक चीज है, एक बात है जिसकी जिसकी मैं कोशिश आज के इस कार्यक्रम में करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, घटनाएं, जो समाज में घटनाएं घटती हैं, आप सब जानते हैं, ये बहुत पुराना कहा गया वाक्य है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। दर्पण होता है कि नहीं होता है ये बहस तलब बात है, लेकिन साहित्य और समाज का रिश्ता होता है। साहित्य के भीतर ही, समाज के भीतर ही साहित्य रहता है, और साहित्य समाज को बदलने का भी काम करता है। ये दोनों बातें, लेकिन ये दोनों बातें इतनी सीधी सीधी नहीं होती। ये बातें ऐसी नहीं होती कि कल को एक पुल टूटा और परसों को एक कविता लिखी गई और नरसों को फिर उस पर एक प्रतिक्रिया हो गई। इतना सीधा नहीं होता है। साहित्य या कला का रिश्ता अपने समकाल से थोड़ा उलझा हुआ होता है, थोड़ा महीन होता है, थोड़ी उसकी बिनाई होती है। उसको ध्यान से, शाइस्तगी से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, इस दौर में, जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं आज की तारीख में, आप जानते हैं कि एक विचित्र स्थिति है। 10 लाख से ज्यादा लोग एक बीमारी के संक्रमण से ग्रस्त हैं, और उम्मीद, बहुत सारे सांख्यिकी के लोग और बहुत सारे अन्य अनुशासनों के लोग, चिकित्सा विज्ञान के लोग ये कह रहे हैं कि ये आंकड़े करोड़ों तक पहुंचने वाले हैं। तो इस पूरी महामारी के दौर ने क्या किया? महामारी का दौर, बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे समाज विज्ञान चिंतक ये कह रहे हैं कि इस महामारी के दौर के बाद हमारा देखने सुनने का, सब कुछ का रवैया बदल जाएगा। हम जैसे रहते हैं वैसे रह नहीं पाएंगे, बातें बदल जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी। मसलन जैसे एक चीज है छूना। आप जानते हैं कि छूना हमारे जो हमारे जो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारे ज्ञान का पहला माध्यम है, जिनसे हम ज्ञान हासिल करते हैं, हम देखते, सुनते, छूते, चखते, है ना। इसी तरह से ज्ञान का प्रत्यक्ष का पहला हमको अनुभव होता है, वो इंद्रियां ही हैं जो हमको सिखाती हैं। अब इस महामारी के दौर के बाद आप जानते हैं कि इस पूरे हमारे ज्ञान हासिल करने के तरीके में बदलाव आएगा। ज्ञान हासिल करने के तरीके में बदलाव आएगा मतलब हमारी संवेदनाएं बदलेंगी। तो ये एक कवि का काम यहां से शुरू होता है। संवेदनाओं में, समाज की जो सामूहिक संवेदनाएं हैं, जो व्यक्ति में भी रिफ्लेक्ट होती हैं, व्यक्ति में भी दिखती हैं,
उन संवेदनाओं के बदलावों को पकड़ना, चित्तवृत्तियों में जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों के बदलावों को पकड़ना, यही हमारा काम है एक साहित्यकार के रूप में, एक कवि के रूप में। हम इसको करने की कोशिश करते हैं। हमारे समय में हमारी चित्तवृत्तियों में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। और बहुत सारे दोस्त यहाँ हैं, दीपक हैं, मौली भैया हैं, अमरेंद्र भाई हैं, शुक्रिया आने का। मैं ये कह रहा था कि हमारी चित्तवृत्तियों में जो ये लगातार बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को ध्यान से देखने और उनको दर्ज करने और उनको बदलने, ये दिलचस्प बात है। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में लिखा था कि कवि, या बहुत जगह, बहुत सारी पुरानी सभ्यताओं में आप देखेंगे जहां जहां कविताएं रही हैं तो वहां कवि करता है, कवि ईश्वर है, कवि दूसरा ईश्वर है, कवि रच सकता है। कवि मतलब सिर्फ कविता लिखने वाला नहीं। आप जानते हैं हमारे साहित्य में कवि का अर्थ कलाकार के इर्द गिर्द ज्यादा पड़ेगा। जो भी कला करता है वो समाज को, उसको सिर्फ जो दिखता है उसको तो लिखना ही है, उन संवेदनाओं को दर्ज करना है, लेकिन दर्ज करने के साथ उनको बदलने का भी हक हासिल होता है। यही एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको प्रेमचंद ने अपने जो भाषण था, जो बहुत नामचीन भाषण था उनका, आप सब जानते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना वाला भाषण, जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि हुस्न के मेयार बदलने हैं। तो कैसे हुस्न का मेयार बदलेगा? संवेदनाओं को ठीक से पकड़ना, उनको समझना और उनको बदलने की कोशिश करना। तो एक कवि एक तरह से कहिए तो पहले स्तर पर दृष्टा होता है और दूसरे स्तर पर कर्ता होता है। इसमें से कोई एक चीज हटा दीजिएगा तो कवि की मुश्किल बढ़ जाएगी, कलाकार की मुश्किल बढ़ जाएगी, कलाकार को दिक्कत होने लगेगी। जिसको कहा जाता है ना, हिंदी साहित्य के शुरुआती दौर में शुक्ल जी ने जिसको थियराइज किया इस तरह से कि लोक मंगल और लोक रंजन, मैं उसको इस तरह से समझने की कोशिश करता हूं कि कवि का काम लोक रंजन माने संवेदनाओं की पहचान, संवेदनाओं की को सूक्ष्मता से पढ़ना, वहां से शुरू होता है और संवेदनाओं को बदलने तक जाता है। तो इस दौर में अब जिस तरह की संवेदनाओं पर हमला है, आप देखिए कि 90 के बाद हिंदी की कविता में एक भीषण बड़े स्तर के बदलाव आए। अब वो बदलाव हो सकता है आपको ऐसे न दिखें। अब देखिए क्या है कविता के मामले में, अब जैसे हम आपसे कहें कि ढांचा कविता का जो है, ढांचा जो कविता का है वो आप कह सकते हैं कि कई कुछ फिक्स ढांचे हैं, उनके इर्द गिर्द ही कविता चलती है। बहुत कम कवि होते हैं जो उन ढांचों को तोड़कर नए किस्म के ढांचे बनाते हैं। ये संभव है कि ढांचे वही हैं, ढांचे कमोबेश, ढांचों में उतना बदलाव ना हुआ, लेकिन जो उसके भीतर का तत्व है वो लगातार बदलता गया है। ढांचे भी बदले हैं लेकिन कम, तत्व बहुत ज्यादा बदला है। अब देखिए 90 के बाद क्या हुआ कि 90 के बाद आप जानते हैं समाज में बहुत सारी चीजें घटित हुई, बहुत इसको कहते हैं ना कि रेडिकल चेंज, क्रांतिकारी बदलाव। क्रांतिकारी कोई बहुत अच्छे टर्म में नहीं, माने बहुत आमूलचूल बदलाव आए। जैसे अब आप सोचिए, हम सब, मतलब मैं जिस पीढ़ी का हूं, मैं जिस उम्र का हूं, उस उम्र के लोगों के लिए मोबाइल फोन एक बाद की दुनिया में आई हुई चीज थी। लेकिन अब मोबाइल फोन एक तरह से हमारे हाथ का एक्सटेंशन है, हाथ का बढ़ाव है। अगर हमारे हाथ में मोबाइल फोन नहीं होता है तो हमको मुश्किल होती है। हमारे हाथ हमारे शरीर का हिस्सा जैसा हो गया है वो। ऐसे में इस इतनी जो तीखी ढंग से टेक्नोलॉजी बदली, उसने बहुत सारा रोल हमारी संवेदनाओं को बदलने में निभाया। दूसरे, जो सामाजिक स्तर पर गतिविधियां और चली, हलचलें बढ़ी, मसलन जैसे समाज में वंचित तबकों ने एक तरह से अपनी धमक दर्ज कराई
कविता की दुनिया में स्त्री कविता, दलित कविता, आदिवासी कविता, मतलब वे सारे अनुभव जो समाज की मुख्यधारा के साहित्य में दर्ज नहीं थे, वे सारे अनुभवों ने इस मुख्यधारा से कहा कि हमको अब अपनी जगह चाहिए। उन्होंने अपनी जगह पर कब्जा किया। वो उन्हीं की जगह थी, लेकिन उसके लिए दरवाजे बंद थे। उन्होंने उन दरवाजों को तोड़ दिया, उन दरवाजों को धक्का दिया। एक चीज ये हुई। फिर और क्या हुआ? और हुआ कि समाज में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे दौर की जो राजनीति है, देखिए राजनीति पर बात करना बहुत मुश्किल तलब चीज कही जाती है, लेकिन कविता के लोकतंत्र में आप जानते हैं कि सुई से लेकर हाथी तक और राजनीति से लेकर कला तक सब पे बात हो सकती है। तो हमारे दौर की जो राजनीति है उसने क्या किया, वो इतनी पूंजी आधारित होती चली गई लगातार कि उसने लोगों के, जिसको कहते हैं ना चित्त सम्मोहन, एक किताब लिखी थी इन्होंने, मैनेजर पांडे ने उसकी भूमिका लिखी है। वो बहुत बड़े पत्रकार थे, नाम मुझे भूल रहा है, अभी याद आ जाएगा। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, चित्त विजय, चित्त सम्मोहन और चित्त विजय। तो इस दौर की जो हमारी राजनीति है वो चित्त विजय के सहारे काम करती है। और चित्त विजय कैसे होता है? चित्त विजय होती है पैसे के जरिए, पूंजी के जरिए। सूचनाओं का इतना ज्यादा ओवरफ्लो कर देना, सूचनाएं गलत सलत इतनी सूचनाएं लोगों के पास पहुंचा देना कि लोगों को तो लगता है, जनता को तो लगता है कि उसके पास बहुत सारी सूचना पहुंच रही है। वो उसको जिंदगी में कभी सूचना नहीं मिली थी, पहली बार उसके लिए सूचना मिली है। अब वो सूचना गलत है, ये सच बात है, और एक खास इरादे से पहुंचाई गई है, ये भी सच बात है। तो जनता का जो सही सूचना पर जो हक है, उस हक को सरकारों ने बदलकर उस तक गलत सूचना पहुंचाने का एक धंधा खोल दिया है। इस सहारे वो सरकार बनाते हैं, इस सहारे वे दुनिया चलाते हैं, इस सहारे वे सब कुछ करते हैं। इस लिहाज से कहिए कि जो ये झूठ का फ्लो है, वो झूठ का फ्लो किस लिए है? क्योंकि लूट की जा सके। लूट माने तरह तरह की लूट, संसाधनों की लूट, आपके मेधा की लूट, आपके श्रम की लूट, आपके जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान है उसको सत्ता लूट लेना चाहती है उसको। और लूट के क्या करेगी? लूट के उसका मुनाफा बनाएगी, मुनाफे में बदल देना हर चीज को। हर चीज पड़े है, हर चीज से मुनाफा निकलता है। और ख्याल रखिए कि जब तक ये मुनाफे की दुनिया है तब तक मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता के ठीक खिलाफ है मुनाफे की दुनिया। जिसको प्रेमचंद ने महाजनी सभ्यता कहा था, उसको थोड़ा नए सिरे से कहा जाए तो ये नए किस्म के मुनाफे की दुनिया है, जो किसी चीज की परवाह नहीं करती, जो आदमी की परवाह नहीं करती, जो मनुष्यों की परवाह नहीं करती, जो रिश्तों की परवाह नहीं करती, सबको जो है वो मुनाफे के बर्फीले पानी में डुबो के मार देना चाहती है। तो ये ग्रैंड एजेंडा है, ये बड़ा एजेंडा है, ये है प्लान कि सब कुछ लूट लो, सब कुछ सोख लो, कोयला, मिट्टी, जल, जंगल, जमीन, जीवन, रोजगार सब खा लो, सबसे मुनाफा बनाओ। चार लोग हों जो ऊपर मौज करें, नीचे तबाही फैली रहे, असमानता बढ़ती रहे समाज में, बेरोजगारी बढ़ती रहे, काम न हो। अच्छा, तो ये जो पूरा लूट का साम्राज्य है, झूठ से बनता है लूट का साम्राज्य, और लूट के साम्राज्य के खिलाफ जो भी बोले वो है दुश्मन। जो भी बोलेगा, वो कोई चंद्रशेखर रावण बोल रहे हो, वो कोई सफूरा जरगर बोल रही हो, वो कोई सोनी सोरी बोल रही हो, वो कोई गुजरात पुलिस की कांस्टेबल बोल रही हो, वो कोई भी बोल रहा, वो कोई वरबर राव बोल रहे हो, इन सब लोग
जो भी आप तनिक भी जिस तरह से बोलेंगे, या आप जैसे कह दीजिए कि आपको अपने मन की शादी करनी है, आपको अपने मन का कपड़ा पहनना है, आपको अपने मन का खाना खाना है। ये सबसे सबसे सहज बात है। ये बहुत सहज बात है कि हम जैसे हैं, हम एक मनुष्य हैं, हमको अपने हिसाब से रहने दो। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से रहेंगे तो उनके हिसाब से नहीं रहेंगे, उनके हिसाब से नहीं रहेंगे तो उनका मुनाफा नहीं होगा। इसलिए हम जो अपने हिसाब से रहना चाहते हैं उस पे बड़ा मुश्किल है, वो नहीं रहने देंगे। कोई एक महिला अगर ये कहती है कि हमको हमारे काम का अधिकार चाहिए, हम आशा आंगनवाड़ी में काम करते हैं, हमको हमारे काम का अधिकार चाहिए, हमको पैसा चाहिए। कोई महिला ये कहती है कि घर में खाना पुरुष और महिला दोनों मिलकर बनाएंगे, चूंकि हम भी बाहर काम करते हैं, तुम भी बाहर काम करते हो, या नहीं भी करते हो तो घर का काम एक काम है, प्रोडक्टिव काम है, उसमें मदद चाहिए। ये नहीं होने दिया जाएगा, सांस्कृतिक रूप से नहीं होने दिया जाएगा, सत्ता के द्वारा नहीं होने दिया जाएगा। तरह तरह की इस तरह की चीजें बनाई जाएंगी जिससे आप अपने मन से या अपनी जो बात है वो ना कह सकें। आप जानते हैं कि एक 81 साल के कवि को जेल में भर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो कविताएं लिखता है और वो सोचता है जनता के बारे में। कोई उसकी सोच से असहमत हो सकता है, लेकिन क्या सोच से असहमत होने का मतलब किसी को जेल में डालना है, किसी को बंद कर देना है, किसी को परेशान करना है, किसी को एक तरह से मृत्यु के मुंह में ढकेलना है? ये कौन सा निजाम है? ये कौन लोग हैं जो ये चला रहे हैं? खैर, तो मैं ये कह रहा था कि इस पूरे दौर ने, इस तरह की एक निजाम ने, एक जो हमारी सरकारें हैं उन्होंने इस तरह का एक फ्रेम बनाया है, इस तरह का एक दायरा बनाया है जिसमें हम अपने बारे में सोचने की बजाय हमको जो सिखाती है वो हम बोलते हैं। हम रट्टू तोते हुए, हमने अपना दिमाग नहीं चलाया, हम सोचने के लिए, सोचने नहीं दिया जाएगा, हमको सोचने नहीं दिया जाएगा, और जो भी हमारे पास सोचने के साधन है उनको हमसे छीन लिया जाएगा। आप देखिए और क्या होता है, क्या किया इस दौर की पूंजी ने हमारे साथ, हमारी समझ के साथ, हमारे दिमाग के साथ। आप गूगल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप जितना डेटा अपना देते हैं, पल्लव सर नमस्ते, हम जितना डेटा अपना देते हैं, जितना आंकड़ा अपना देते हैं दुनिया भर की अपनी सरकार को और विश्व की सरकारों को और कॉरपोरेट पूंजी को, आपको क्या लगता है कि हमने एक ऐप इंस्टॉल किया और उससे हमने देख लिया और हम फ्री हैं? नहीं, हमारा सारा डेटा इस बात को नियंत्रित करने में जाता है कि बाजार अब हमारे साथ क्या व्यवहार करेगा। आप निकलिएगा, आप एक मैकडीज के सामने से निकलिएगा, आपके फोन में दिखाएगा कि मैकडीज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप, हमारे बारे में उनको सब कुछ पता है, लेकिन मुश्किल यह है कि वो अपने बारे में हमको कुछ भी नहीं पता होने देते। जो सूचना के अधिकार का कानून आया, उस कानून को भी उन्होंने रोक दिया। इस तरह की हजारों चीजें हैं। कहने का मतलब यह है कि यह दिलचस्प है कि जनता का राई रेसा जानते हैं वो, हमारे जीवन की, हमारे शयन कक्ष तक में घुसने की इच्छा है उनकी, हमारे निजी, नितांत निजी को भी खा जाने की इच्छा है उनकी, लेकिन उनकी दुनिया का कुछ भी वो आने नहीं देंगे। सो ऐसे में जो संवेदनाओं का प्लास्टिकीकरण है, संवेदनाओं का जो रची हुई, माने गढ़ी जाती हुई संवेदनाएं हैं पूंजी के द्वारा, पूंजी के तरह तरह के माध्यमों के द्वारा, फोन के द्वारा, वो क्या करती हैं? वो हमको कविता से वंचित करती हैं, हमको स्मृति से वंचित करती हैं, हमको कविता से वंचित करती हैं, हमको जीवन के
कुछ भी जो सुंदर है, श्रेष्ठ है, सत्य है, उससे वंचित करती हैं। तो ये जो निजाम है और निजाम की पूंजी है, जो निजाम की लूट का राज है, वो हमको सत्य, शिव और सुंदर तीनों से वंचित करता है। अगर इन तीनों से वंचित हैं तो हम अपनी जनता के नहीं, हम अकेले हैं। इस लिहाज से क्या होता है, हम निहायत अकेले हो जाते हैं, एकदम अकेले। हमको दिख सकता है कि हमारे फेसबुक पर 5,000 फ्रेंड हैं, हमको दिख सकता है कि इंस्टा पर हमको इतने लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हम नितांत अकेले हैं। पूंजी पूंजी के चश्मे के बगैर हम किसी को देख ही नहीं सकते, और पूंजी ही ये बताएगी कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है, आप क्या करें, आप क्या पहने, आप क्या खाएं। आपको लगेगा कि ये हमारा है, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हमने असर्ट किया अपना डेमोक्रेटिक राइट, लेकिन नहीं, माफ करिए, ये पूंजी द्वारा दिए गए विकल्पों में से एक चुनने की सुविधा है आपकी, उसके अलावा कुछ नहीं है। मसलन अगर आप चाहें आज कि फोन न रखें तो आप लगभग जिंदा नहीं रह सकते। आप फोन के थ्रू ही दुनिया को देखते हैं, आप नेट के थ्रू ही दुनिया को देखते हैं। तब ये जो हमको अलग कर दिया गया, और फासिस्ट निजाम हमारे मुल्क में तो खास तौर पे, फासिस्ट निजाम क्या करता है, फासिस्ट निजाम लोगों को अलगाता है, लोगों को एकजुट नहीं होने देना है, लोगों को अलग करना, उनमें भय भरना और उनके भय का दोहन करना, तरह तरह के भय, किस्म किस्म के भय, अन्य से भय। देखिए दुनिया में जो अन्य है ना, अन्य से दोस्ती से ही दुनिया आगे बढ़ी है। सभ्यता के आगे बढ़ने का, ये मेरी राय है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ी है, जब तक हम दूसरे से मिलते नहीं, मिक्स नहीं होते। हज़रत इरशाद द्विवेदी बहुत अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे कि संस्कृति होती ही है मिली। हम सुसंस्कृत, कल्चर्ड तभी होंगे जब हम मिलेंगे। हमारा निजाम उल्टा कहानी बताता है, डरो, डरो इससे क्योंकि वो तुम्हारी तरह का खाना नहीं खाता, डरो इससे क्योंकि वो तुम्हारी तरह का कपड़ा नहीं पहनता, डरो इससे क्योंकि वो तुम्हारी तरह दिखता नहीं है। और फिर इस डर को खत्म कैसे करना चाहता है निजाम, हमला करके। तो हमला करो, अगर 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 डर रहे हो तो उसका तरीका है हमला करो। तो जो भी लोग ज्यादा तादाद में होते हैं वो ज्यादा हमला करते हैं। तो एक तरह से कहिए तो ये चित्त सम्मोहन का काल है, ये चित्त विजय का काल है। ऐसे में जो कविता के लिए मुक्तिबोध कसौटी रखते थे, आभ्यंतर और बाह्य, माने भीतर विचार करना, उससे बाहर जाना, और बाहर का देखकर उससे भीतर जाना, अपने को इस तरह से, इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से अपने को उन्नत करना, ये प्रक्रिया लगातार छीजती जाती है, लगातार कम होती जाती है, मुश्किल होती जाती है। इसमें हम सबको एक आभासी सुख की जगह मिली हुई है, और वहां हम जाकर अपने को वेंट आउट करते हैं, अपने को खुश रखते हैं, अपने को जिंदा रखते हैं। अन्यथा हमारे जीवन में, हमारे इर्द गिर्द ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, इतनी सारी घटनाएं हैं, इतनी सारी ऐसी हकीकतें हैं कि हमारे शानदार कहानीकार दोस्त भी उन हकीकतों, वो हकीकतें उनसे ज्यादा भयानक कहानियां लिख रही हैं। हमारे शानदार कवि दोस्तों से ज्यादा भयानक कविताएं लिखी जा रही हैं रोज जीवन में। सो हम क्या करें, ऐसे में क्या किया जाए? तो इसलिए आप देखिएगा कि इस 90 के बाद की पीढ़ी में एक दौर तक आपको एक, इस पूरी कविता में एक, क्या कहेंगे उसे, विषाद, एक ट्रेजिक किस्म का रंग हमेशा दिखेगा। उसके पहले देखिए, उसके पहले की कविता में तो ऐसा नहीं है कि समाज कोई बहुत महान था और सब बराबर थे और सबको बड़ा अच्छा मौका मिला हुआ था, नहीं। फिर भी एक सपने की दुनिया थी, एक दुनिया थी। एक सोच सकता था आदमी कि ठीक है, कभी तो बदलाव होगा, हम उसके लिए कुछ करेंगे, लड़ेंगे और बदलाव होगा।
हम जिस दुनिया में है वो देखते हैं कि ये तो ये सपना भी लगभग छीजा जा रहा है। कैसे होगा बदलाव, कहां से होगा बदलाव, बदलाव की ताकतें अभी उतनी मजबूत नहीं है। ऐसे में एक एक विषाद का स्वर, एक और यथार्थ को वर्णित करने का स्वर इस दौर की कविता में आपको बहुत सारा मिलेगा। हाँ, ये भी सच बात है कि जो हाशिए के तबकों से और अलग अलग संवेदना तंत्रों से आए हुए लोग हैं, उनकी कविताएं एक तरह से कहिए तो इस हिंदी कविता के लोकतंत्र को, हिंदी कविता के परिसर को थोड़ा और लोकतांत्रिक बना रही हैं, थोड़ा और बेहतर बना रही हैं, और शायद नए किस्म की आशा की बातें वहां से आनी संभव है। हालांकि मैं उमा चक्रवर्ती को उद्धृत करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक भाषण में अपने कहा था कि अस्मिताएं जब तक आपस में एक ग्रैंड अलायंस नहीं बनाती, जब तक अस्मिताएं मिलती नहीं आपस में, तब तक किसी एक अस्मिता के लिए ये मुश्किल है। इस दौर जितना बड़ा संकट है उससे किसी एक अस्मिता का जूझ पाना लगभग असंभव है। ये सच बात है कि अस्मिताओं, वंचित अस्मिताओं के आपस में एकजुट होने और उनसे प्रतिरोध बनाने, नए किस्म का प्रतिरोध गढ़ने की जरूरत है। और शायद कविता में भी धीरे धीरे ये बात आएगी, आ रही होगी। ये कुछ बातें थी कविता पर। मुझे लगता है कितना वक्त हुआ, हाँ 30 मिनट के आसपास हो गया। तो इतना ही वक्त कविता के लिए, कविता पढ़ने के लिए निर्धारित है। अगर आप सबकी इजाजत हो तो अब कुछ कविताएं पढ़ी जाएं। हालांकि ये विषय बहुत ही दिलचस्प है और बातें हो सकती हैं इस पर, लेकिन फिर भी चूंकि कार्यक्रम का जो कार्यक्रम की संरचना है वो ऐसी ही है, सो इसलिए अगर इजाजत आप लोग दें तो मैं फिर कुछ कविताएं सुनाऊं। मैं इंतजार करूंगा आप में से कुछ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, लिखेंगे, तो फिर कविताएं सुनाएंगे। शुक्रिया तारावती। विशाल भाई, बात तो हो सकती है, लेकिन फिर वही है कि कार्यक्रम पूरा जो है ना, मतलब ये जो संरचना है वो गड़बड़ होने लगेगी। तो या मतलब कविता छोड़ सकते हैं, पता नहीं, अभी देखते हैं, कुछ कविता सुनाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, अगर कुछ बात निकली तो करेंगे। शुक्रिया। नवीन भाई भी हैं, वाह, रश्मि जी, राजीव झा। आप जानते हैं कि मैं अलग अलग किस्म के, क्या कहें, फॉर्म्स, रूपों में कविता करने की हिकमत करता हूं, कोशिश करता हूं। कुछ कुछ अलग अलग किस्म से फिर बात होगी। मुक्तिपथ विशाल लिख रहे हैं कि 20 मिनट और बात कर सकते हैं, फिर कविता। विशाल भाई थोड़ा अब रुक जाते हैं, फिर आते हैं उस पर, ऐसा भी तो कुछ नहीं है, फिर लौट भी तो सकते हैं। तो कुछ कविताएं पढ़ लेते हैं, फिर लौटते हैं। पहली कविता है, इसका शीर्षक है मुश्किल। पेड़ पर कविता लिखने का मतलब पेड़ हो जाना है।
पेड़ पर कविता लिखने का मतलब पेड़ हो जाना है ऐसा कहना, पेड़ होने को कम करना, या पेड़ को अपने हिसाब से काटना छांटना था। पेड़ पर कविता लिखने का मतलब पेड़ हो जाना है ऐसा कहना, पेड़ होने को कम करना, या पेड़ को अपने हिसाब से काटना छांटना था। हो सकता है पेड़ के पास कोई जबान न हो, ऐसा कहना जबान से ज्यादा अपने कान के बारे में कहना था। पेड़ की जबान बोल रहा हूं, ऐसा कहना दोनों जबानों से हाथ धो बैठना था। उसके तने पर उभरी खुरदुरी पपड़ियों की खरखराहट सुनने की कुवत पैदा करना, सुनना वह कैसे बुलाता है चिड़ियों को, कैसे लपकती हैं फुनगियां सूरज की ओर, जड़ें पानी की ओर। उसकी जबान का पता गिलहरियों के आपाधापी भरे चौकन्नेपन में होना था। जीवन संजोती गुठलियों में भी संभव था। वह गाढ़े आंसू की उस बूंद में हो सकता था जो पेड़ की त्वचा पर लगे चीरे के गिर्द जम जाती है। यह सब सिर्फ संभावनाएं थीं। पेड़ न होने की जगह से पेड़ के बयान की कोशिश। यह सब सिर्फ संभावनाएं थीं। पेड़ न होने की जगह से पेड़ के बयान की कोशिश। इनका गलत होना अनिवार्य था। गलत होने की अनिवार्यता कविता को सच की तरफ ले जा सकती थी। कविता का सच होना बगैर गलत की अनिवार्यता के असंभव था। मैं लिखता हूं ऐसा कहना हमेशा लिखने से ज्यादा मैं पर जोर बांधता था। मैंने अपने शानदार दिन खो दिए कब के, उछली बूंद सूख गई भीषण निदाघ में। गलत की अनिवार्यता और सच दोनों से यूं छिटक गई कविता। एक कविता ये थी जिसका शीर्षक था मुश्किल। सुगिदा जी हाँ आते हैं अस्मिता को मिलाना वाले सवाल पर लौटते हैं कविताओं के बाद। दूसरी कविता है कुछ हाँ अमरेंद्र भाई कीमोथेरेपी सुनाते हैं, रुकिए फिर एक मिनट दीजिए मुझे। ये कविता एक क्या कहा जाए, ये एक हमारे दोस्त थे जो कैंसर की चपेट में रहे और फिर नहीं रहे, उनकी याद में लिखी गई थी। इसका शीर्षक है कीमोथेरेपी। आप जानते हैं कि कीमोथेरेपी बेसिकली कैंसर के इलाज की एक प्रविधि है। मेरा शरीर एक देश है। मेरा शरीर एक देश है, सागर से अंबर तक, पानी से पृथ्वी तक, अनुभव जठराग्नि के खेत में झुकी हुई गेहूं की बाली।
मेरे हाथ, मेरा दिल, मेरी जुबान, आंखें, त्वचा, जांघें सब अब इतनी हसरत से ताकते हैं मेरी ओर, जी भर आता है। इन्हीं में तुम्हारे निशान हैं सर्द सख्त, इसी ठौर दिल है लदा फंदा दुख और इच्छा से, मोह और बिछोह से। सिर्फ साधन नहीं है मेरी देह, न सिर्फ ओढ़ने की चादर, मुझे इससे बहुत बहुत इश्क है। इसी घर के साये में कोई बैठा है चुपचाप, अपना ही लगाए घात, छोटा सा बामुलाहिजा अदब के साथ इंतजार करता हुआ वाजिब वक्त का। यहां सज सकती हैं अक्षौहिणी सेनाएं, निरापद इश्क का यह अड्डा कब समर भूमि में बदल जाएगा, यह सिर्फ दुश्मन ही जानता है। दुश्मन ही जानता है हमारे इस तंत्र की सबसे कमजोर कड़ी, और ठीक इसलिए हमले का वक्त। यह एक समर भूमि है, यहां लाख नियम एक साथ चलते हैं, व्यूह भेद की लाख कलाएं, लाखों मोर्चे एक ही वक्त में एक ही जगह पर खुले रहते हैं, एक दूसरे से गुथे संगति में। असंगति के समय दाहिने हाथ की बात नहीं सुनता बायां हाथ, पैर और सर आपस में जूझ जाते हैं, सांसें कलेजे से, आंखें अंदर ही उतरती चली जाती हैं, मांसपेशियां शिराओं से अलग हो जाती हैं। रात का शरीर एक विशाल कमल कोश है, जिससे छूट पड़ना चाहता है भंवरा। युद्ध भूमि में सामने खड़े हो गए हैं लड़ाके, प्रतिशोध की आग धधक कर निर्धूम हो चुकी, साम दाम दंड सभी भेदों से जीते जा रहे हैं गढ़, एक के बाद एक समर्पण हो रहे हैं। अंदर ही होती जाती है भारी उथल पुथल, ईश्वर की स्मृति से लेकर समाधि तक सारे उपाय सब घिसकर चमकाए जा चुके, आजमाए जा चुके। भरे हुए हाथों में थाम मुट्ठी भर दवाएं, बाहरी इमदाद के भरोसे बजती हुई रणभेरी। देरी नहीं है, अब आते ही होंगे वे सर्जन सर्जक। सोडियम क्लोराइड के द्रव और ऑक्सीजन गैस का दबाव बढ़ाते विशेषज्ञ आए, मलबे के बोझ से सिहर रहा विचार तंत्र, लंबी सिरिंजों पर लाभ का निशान चटक डाली गई लंबी और पतली नलिकाएं, दुश्मनों के गढ़ तक पहुंचने की खातिर घर में आहूत हुए भस्मासुर। नजर तनिक फिरी नहीं कि गोली चली नहीं, मेरे भीतर मेरी ही लाशें भरी हैं, 52 अंगुल की 52 लाशें। इतने सब के बाद भी फिर पलट पड़ता है हत्यारा खेल, शरीर के भीतर ही बर्बर नरसंहार। दुश्मन से लड़ने के आदिम सलीके से पूरा पूरा नगर ही जला दिया बानरों ने, पूरा वन प्रांतर गिरी खोह सब कुछ उजाड़ दिया, अकुआई धरती भी वृक्षों संग जल मरी। लाख बेगुनाहों की कीमत पर पकड़ा गया है संभावित गुनाहगार, तंत्रों से मंत्रों से अधुनातम यंत्रों से। आंखें मुदी मुदी ही हैं, फेफड़े तक कोई सांस टूट टूट आती है, छूट छूट जाती है हर लम्हा एक बात, त्वचा में भर रही है गाढ़ी और गहरी रात। बहुत बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा हूं मैं, इस निर्मम जंगल से निकाल मुझे घर ले चलो मां।
कीमोथेरेपी की इस समर गाथा में कटे फटे टुकड़े मनुष्यता के पूंजी की भव्य दिव्य निर्मम चट्टानों पर यही कथा रोज रोज दोहराई जाती है, साक्षी हूं मैं। ये कविता थी एक कीमोथेरेपी। जी पीयूष जी, कीमोथेरेपी निश्चित जिसकी हुई है वही जानता है। मैं ये तो सच ही है, इसमें क्या दो राय। अगली कविता है वंशावली। हाँ अंजन भाई देखते हैं, और तारावती जी, दीपशिखा, देखता हूँ। पहले इधर की कुछ नई कविताएं सुनाता हूँ, फिर देखेंगे। राकेश भाई शुक्रिया आने का। फूलों का गला उतार चले, पत्तों की नसें उखाड़ चले, ले आए अपने घर लाए, हम थे गिरोह में चार चले। फूलों का गला उतार चले, पत्तों की नसें उखाड़ चले, ले आए अपने घर लाए, हम थे गिरोह में चार चले। फिर घर में घातें आए हाय, फिर घर में लाशें आहा हा, लेकिन घर में भी जीवन था, वह चीख उठा था हाय हाय। फिर खुशी मनाई जी भर के, हम रुके नहीं दफना करके, छल बल दम साध चले सोने, हां जबर जिना फरिया करके। जो रात वहीं पर मर जाते तो सपने शायद भर जाते, जो रात वहीं पर मर जाते तो सपने शायद भर जाते, पर ब्रह्म राक्षस नए नए कैसे कह दूं मैं मर जाते। हमने हर सुंदर को मारा, अपने भीतर अपने बाहर, हम निपट अकेले डरे हुए, हमसे डोमा जी हार चले। एक शुक्रिया आशीष सर। एक तो सुनाता हूं कुछ छंद वाला। ये गजल कही थी इधर बीच, तो अगर आप सबकी इजाजत हूं तो तरन्नुम में पढ़ा जाए। ना ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तरन्नुम में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो गजल की चूंकि एकदम ही अलग दुनिया है, तो एक कोशिश है, सुनाता हूं। इस आमतौर पे गजल का शीर्षक नहीं देते लोग ये, लेकिन मैंने दिया। इसका शीर्षक है रवायत। मैं जो इश्क के खेल में उलझा हुआ, कुछ खोया कहीं कुछ पाया कहीं, कुछ टूट गया कुछ जी में गड़ा, बिखरा अपना सरमाया कहीं। वे जो लड़कों का खेल कहे थे इसे, सुनाता ही हूं, पढ़ के सुनाता हूं। मैं जो इश्क के खेल में उलझा हुआ, कुछ खोया कहीं कुछ पाया कहीं,
कुछ टूट गया कुछ जी में गड़ा, बिखरा अपना सरमाया कहीं। वे जो लड़कों का खेल कहे थे इसे, उन खेला किए इसे जां खोकर। क्या थी नीम कशी बिना तीर चले, चुभा और कहीं और पिराया कहीं। वो जो कातिल था वही मुंसिफ था, वही रहबर था, वही था रहजन। वही धागे थे मोह के चाहत के, जिन्हें तोड़ा कहीं उलझाया कहीं। तब जी में अचानक हौल उठी, तब सांस रुकी, तब रात ढली। हर दस्तक पे दिल उछला किया, कोई आया कहीं कोई आया कहीं। एक आईना था जिसे स्याह किया, एक ख्वाब किया जिसे खो बैठा। अब खोल दूं सारे बंद चलूं, कोई मक्तल से था बुलाया कहीं। सो ये थी गजल। एक सिलसिला था 3 कविताओं का, आतप, जिसमें 2 छंद में है, सवैये में, और एक मुक्त छंद में है। आतप 1 2 3। आतप 1। आवाज के जलाशय पर पपड़ी जमती है, मिट्टी की दरकती जीभ पर छन्न से गिरता है जल। तृष्णा की आंधी में नाचती है धूल, आंखों में गिरती है। धरती की उधड़ी खाल पर लिपे हैं घास के थक्के। अग्निलता के संवेदी तंतुजाल सी ग्रीष्म की हवाएं ये। गूंगी व्यथाओं की जलहीन हड़ियल कथाएं ये। हे निदाघ ग्रीष्म हे रहम करो, उतरो ललछोही नई कोपलों पर। गुलमुहर फूलों पर बिलमो, आंखों के जल का अर्घ्य लो। सब्र करो ठहर जाओ, रुक जाओ आज रात। आतप 2। सांझियो सबेर अपनाय झर झर झरे, खर खर उड़े जीव पीपर के पात है। सांझियो सबेर अपनाय झर झर झरे, खर खर उड़े जीव पीपर के पात है। कामना जरावे काल तीसरा, नयन खोलिन बाकी ना कछु रहा, स्नेह रही जात है। रे जेठ मेठ तोरी कैसी शांति कैसी भ्रांति, चिल चिल घाम बीच जल दरसात है। रोशनी के पांख आंख तरल अगिन बहे, ज्वाल बहे लाल बहे काल बही जात है। और आतप 3। जेठ, जिसमें जेठ शब्द में दोनों, हमारी भोजपुरी में जेठ माने वरिष्ठ, बड़ा, प्रधानमंत्री टाइप बड़ा। तो सब जानत बूझत कौन अबाघ की, सब जानत बूझत कौन अभाग की, जेठ से मेह की आशा करे। सब जानत बूझत कौन अभाग की, जेठ से मेह की आशा करे। वह रेत में पानी का धोखा करे, वह 56 प्यास परोसा करे। जो अषाढ़ में बूंद नहीं बरसी, तब सावन कौन भरोसा करे। कुछ पद पदंतिक घोख सखी, संवरे ते जरे उजरे ते जरे। कुछ पद पदंतिक घोख सखी,
संवरे ते जरे उजरे ते जरे। ये था एक सिलसिला जो आतप सीरीज की तीनों कविताएं थी। अब एक और कविता है जिसका नाम है बेनिशान, जो 3-4 टुकड़ों में है, सुनाता। क गर्द कलेजे में भरती सी, उठती सी, थमती सी। गर्द कलेजे में भरती सी, उठती सी, थमती सी। नुचे परिंदों की जुबान पर गिरती सी, जमती सी। भूरी सी, गाढ़ी सी, सूखी, गति में थिरती सी। दिल के दाग बढ़ाती, जैसे दिल को ढकती सी। का रात आंख में थी विहाग की सर्द लहर, हाँ। खुभ जाए नीले कांटे का बर्क जहर, हाँ। हाँ, ऐसे में पानी के ही सपने आए जादू। जाने कितने भूल जुग के भूले अपने आए जादू। जादू गिरकर टूटा पत्थर से फैला मुरझाया जी। बिखरा था जो गुमा यहीं पर था मेरा सरमाया जी। जी इस खोने से चाहूं हूं बचा रहे खो जाए नहीं। बेचैनी की झील नहाए सुन्न महल में जाए नहीं। नहीं रात को रोको आशिक रहो नहीं, हाँ। नहीं कुफ्र की बात प्यारे करो नहीं, हाँ। कि अपनी ही राह चले जाते हो गोया, अपनी ही राह चले जाते हो गोया। छुड़ा के बाह कहीं जाते हो गोया। गोया सियाहियों में गिरे हो ख्याल की, ख्वाब महबूब बने जाते हो गोया। कि आसमान में याद का दरख्त उल्टा खड़ा था। कत्थई रंग डूबती थी घास, वस्ल का किस्सा पड़ा था। थम गई करुणा ठिठक कर, रास्ता पिंजर मढ़ा था। वह हरफ जो मिट गया किसने पढ़ा था। और आखिरी हिस्सा इसका, कु शीत की अर्जियां मुकम्मल थीं, शाम ढली। होठ पर भाप की पंखुड़ियों ने पर खोले। चांदनी चूम रही पृथ्वी की पेशानी। आग के होने से हुई दुनिया इश्क हुआ। आग के होने से हुई दुनिया इश्क हुआ। एक और सीधे छंदों की एक कविता है। इसका शीर्षक हुआ कहां। नवीन भाई सुनिए। सच कहना और लड़ जाना सब अच्छा तो लगता है। सच कहना और लड़ जाना सब अच्छा तो लगता है, पर सरकार ताक भर दे तो एक सपना जगता है। पुरस्कार हो वाह वाह हो मिले शहीदी दर्जा। कते चरम बारी कताई काहू का ना हर्जा। चित्रकार जी त्रिभुज चतुर्भुज गोला पाई अच्छा। गायक जी के 7 सुरों का उलझ गया है लच्छा। कवि जी जाने किससे किसकी करने निकले रक्षा। डरे भरे लालच से दोनों लोग सुधारें इच्छा।
सखी काम घर में बाहर में धरती में अंबर में, करके फिर से काम कर रही अपनी अब की अपने दर में। सखी काम घर में धरती में बाहर में अंबर में, करके फिर से काम कर रही अब की अपने दर में। ठठरी की खड़ताल बज रही मुदी जा रही आंखें, अभी कहां बिस्तर घेरे हैं रस्मों राह सलाखें। बच्चे कूड़ा बीन रहे हैं गोबर थाप रहे हैं, फूहड़ दुनिया के अश्लील इशारे भांप रहे हैं। नजरें आसमान पर है गहराई नाप रहे हैं, पैरों नीचे गिट्टी कंकड़ थर थर कांप रहे हैं। अपने अब भी कड़ी धूप में पाथर काट रहे हैं, अपने अब भी कड़ी धूप में पाथर काट रहे हैं। भादों मासे कमर धनुष है बेहन छांट रहे हैं, अपने अब भी जुल्मत को आंखों से तोड़ रहे हैं। मौत फौत से जूझ नेह का नाता जोड़ रहे हैं। चारागाह विलुप्त मवेशी बाबा चीख रहे हैं, खेत मजूरों के बच्चे मनरेगा सीख रहे हैं। रसायनों से जख्मी धरती रातों दिन आहे हैं, पास बुलाती गला घोटती विस्थापन बाहें हैं। लड़ने खातिर भीतर जाता मन भीतर तहखाने हैं, लड़ने खातिर भीतर जाता मन भीतर तहखाने हैं। छल प्रपंच के आत्मतोष के रंग बिरंगे बाने हैं, व्यवहारों के हवन कुंड में आदर्शों के दाने हैं। अगम अटारी अमरीका है पंक रॉक के गाने हैं। सो खिड़की एक खुली है जिसमें मुंडी फंसी हुई है, खिड़की एक खुली है जिसमें मुंडी फंसी पड़ी है। दे हकीकत से वाबस्ता रस्सों से जकड़ी है, चमक दमक है सम्मोहन है जादूगरी छड़ी है। खुद देखा गर्दन गायब बस पतली सी ककड़ी है, खुद देखा गर्दन गायब बस पतली सी ककड़ी है। तो ये एक कविता थी ना। अब एक आध दो कविताएं सुना के फिर बात खत्म की जाएगी। एक मिनट दीजिए मुझे। एक आखिरी कविता, ये इसका शीर्षक है नश्वर थी सुंदरता। इसके बाद एक और दो कविताएं। धीरे धीरे खड़ी हुई वह लाद सांस की बोरी, चली कुछ कदम रुकी देख कर दुख की सीना जोरी। दृश्य खड़े थे उसे नापते आंखों में थीं लहरें, अति आधुनिक रहस्य कथा की दृष्टिगांठ से पहरे। डर की परत छेद कर निकली बोली सी अनबोली, पिस्टल से ज्यों धीरे धीरे निकले कोई गोली। नजरों का था द्वंद्व युद्ध हथियारों के थे चेहरे, कटने के निशान दिखते थे दिल तक गहरे गहरे। धरती जकड़े पैर पड़ी थी गगन थामता माथा, इस अवगति को गति से ही वह बना रही थी गाथा। एक कदम में 3 लोक 84 नरक डगर थी, गुइयापन के रस्ते जूझी सदियों से बेघर थी। चलते चलते पीछे देखा महाकाव्य थे गति में, भय को थामे दृढ़ता हिम्मत आए आए मति में।
एक कदम था सदा हवा में धीरे धीरे गिरता, हाथ उठे थे जख्म हरे थे, नश्वर थी सुंदरता। आखिरी में दो पद सुना के फिर इसे खत्म करते हैं। सुबकत अफनत ख्वाजा दास, पद 1। ये ख्वाजा दास सिलसिले से लिखे गए पद हैं। 6, 7, 10 पद हैं इस सिलसिले के, तो मैं आपको 2-3 सुनाता हूं। सुबकत अफनत ख्वाजा दास, नैहर सासुर दोनों छूटा, टूटी निर्गुनिये से आस। तलफत लोर हकासल चोला, बीच करे जे अटकी फांस। गगने पवने माटी पानी, अगिन काहू पर नहीं विश्वास। थहकल गोड़ रीढ़ पर हमला, युद्ध भूमि में उखड़ी सांस। सुन्न शिखर पर जखम हरियरा, फूलन लागे चहु दिस बांस। जतने संगी सब मति भंगी, नुचड़ी चिथड़ी दिखे उजास। बिरछे बिरछे टंगी चतुर्दिक, फरहादो शीरी की लाश। सुबकत अफनत ख्वाजा दास। दूसरा इसी सिलसिले का पद है। ख्वाजा का पियवा रूठा रे, भीतर धधकत मुंह नहीं खोलत, दुविधा परानूठा रे। ख्वाजा का पियवा रूठा रे, आवहु सखी मिल गेह सम्हारो, गुरु के छपरा टूटा रे। कोही कूर कुचाली कादर, कुटिल कलंकी लूटा रे। जप तप जोग समाधि हकीकी, इसक कोलाहल झूठा रे। पश्चिम दिशा से चक्रवात, घटपट पन घट सब छूटा रे। मन महजिद पे मूसर धमकत, राई रत्ता कूटा रे। सहमा सिकुड़ा डरा देश का, पत्ता बूटा बूटा रे। ख्वाजा का पियवा रूठा रे। और आखिरी इस सिलसिले का पद। ख्वाजा कहा होत अपनाए, राजनीति विष बेल लहालह, धर्म क दूध पियाए। ख्वाजा कहा होत अपनाए, राजनीति विष बेल लहालह, धर्म क दूध पियाए। देवल महजिद पंडित छापरी, पंडित मुल्ला छाए। सतचित संवेदन पजारी के, कुबुधि फसल उपजाए।
देश पीर की झोरी चादर साखा मृग नोचवाए, मन भीतर सौ सौ तह खाना घृणा प्रपंच रचाए, दुर्दिन दमन दुख दरवाजे दम्भिन राज बनाए, सांवर सखी संग हम रन में जो हो सो हो जाए, ख्वाजा कहा होत अपनाए, ख्वाजा कहा होत अपनाए। सो अब इजाजत दी जाए दोस्तों। मुक्तिपथ के दोस्तों का बहुत शुक्रिया, खास करके हमारे वरिष्ठ, हमारे उस्ताद जैसे आशीष सर और अन्य दोस्तों, आप सबका शुक्रिया जो आप यहाँ आए। और उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें भी काम की आई होंगी और कुछ कविताएं भी काम की रही होंगी। हाँ, मतलब इसलिए भी मैं बातें और नहीं बात हो पाई क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है। 1 घंटे, 1 सवा घंटे तो ऐसे ही हो गया है। अब एक सवाल की तरफ जरूर आखिर में अपनी बात कह के फिर जो उठाया था आप में से साथी ने कि अस्मिताओं के इकट्ठा होने की जो बात थी, सो उसमें ये था कि देखिए, मुक्तिबोध ने लिखा है मुक्ति अकेले में नहीं मिलती। अब अगर कोई वंचित अस्मिता है, वंचित कोई तबका है, वो अकेले लड़ेगा तो इस निजाम जितना ताकतवर है ना, वो उसको तरह तरह के प्रलोभनों से, तरह तरह की चीजों से उसको तोड़ देगा, उसकी लड़ाई को कम कर देगा, उसकी लड़ाई को हाशिए पर धकेल देगा। तो अपनी लड़ाई को व्यापक बनाना, और दूसरी बात यह है कि एक नए समाज का, एक नई दुनिया का जो सपना देखना है वो कई लोगों के साथ होता है। वो अकेले के लिए समाज का सपना देखने या किसी एक तबके के लिए समाज का सपना देखने की बात नहीं है। बात यह है कि सबके साथ कैसे एक बेहतर समाज का सपना देखा जाए। इसलिए सारे वंचित अगर एक साथ लड़े तभी यह बेहतर होगा, यह लड़ाई बेहतर जगह पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सबका।